नेक्स्ट है इसमें संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्रीय गणराज्य। संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न का अर्थ क्या है कि जो भारत है वो अपने बाह्य और आंतरिक मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी विदेशी शक्ति के अधीन वो नहीं है। नेक्स्ट है इसमें समाजवादी शब्द। तो भारत के संविधान में समाजवादी शब्द मूल रूप से नहीं था। 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में इसको जोड़ा गया। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये दो शब्द जोड़े गए, लेकिन भारत में समाजवाद का कौन सा रूप अपनाया जाएगा और समाजवाद को लाने के साधन क्या होंगे, ये संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है। नेक्स्ट इसमें शब्द है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और राज्य धार्मिक रूप से तटस्थ रहेगा, लेकिन अधार्मिक भी नहीं होगा। और नेक्स्ट है इसमें प्रजातंत्रीय शब्द। प्रजातंत्रीय का अर्थ क्या है कि शासन संबंधित जो समस्त शक्तियां हैं वो अंतिम रूप से जनता में निहित रहेंगी। गणराज्य, गणराज्य का अर्थ क्या है? गणतंत्र तो इसका पर्यायवाची हो गया ना। जहाँ प्रजातंत्र है वहाँ जरूरी नहीं है कि गणतंत्र भी होगा। जैसे इंग्लैंड में प्रजातंत्र तो है लेकिन वहाँ गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र का अर्थ क्या है कि देश में जो सर्वोच्च पद है उस पर आसीन व्यक्ति पैतृक आधार पर ना आकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ आसीन हो। तो हमारे देश में सर्वोच्च पद कौन सा है? राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि इंग्लैंड में जो सर्वोच्च पद है वो सम्राट का है, लेकिन जो सम्राट है वो पैतृक आधार पर पद पर आता है। नेक्स्ट है इसमें मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में दिए गए हैं? तीसरे भाग में। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं? 12 से 35 तक तो इसका संपूर्ण वर्णन है, माने इसका महत्व, इसकी विशेषताएं, सब कुछ। जो हमें 6 अधिकार मिले हैं वो हैं अनुच्छेद 14 से 32 के अंतर्गत। और ये जो 6 अधिकार हैं वर्तमान में मूल संविधान में ये कितने थे? 7। और अब इसमें कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? संपत्ति का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें आप सिर्फ ये नाम ही लिखोगे, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले जो 5 है इसमें वो तो अधिकार है जिनके अंतर्गत हमें, वो ऐसे अधिकार है जिनके अंतर्गत हमें सुविधाएं दी गई हैं। और ये जो छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये क्या है? बाकी उन 5 का रक्षा कवच। यदि किसी व्यक्ति के ये मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं तो न्यायालय इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत वो मौलिक अधिकार व्यक्ति को वापस दिलाएगा। माने इसमें वो उपाय दिए गए हैं कि न्यायालय किस आधार पर कैसे आदेश दे सकता है, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा कैसे कर सकता है। नेक्स्ट है इसमें मौलिक कर्तव्य। कितने हैं मौलिक कर्तव्य? 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं। उससे पहले संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और एक मौलिक कर्तव्य शिक्षा का कर्तव्य 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है इसमें राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। ये दिए गए हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक और संविधान के 4th भाग में ये दिए गए हैं। अब ये क्या हैं? ये वो सुविधाएं हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारा देश ये सुविधाएं हमें देने की स्थिति में नहीं था, लेकिन संविधान में इसके माध्यम से ये व्यवस्था की गई कि भविष्य में आने वाली जो सरकारें हैं
इस तरह की जो व्यवस्था है या इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो नागरिकों को देने का प्रयास करेगी। इसका जो शाब्दिक अर्थ है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, राज्य की नीति के संदर्भ में निर्देश, और ये निर्देश किसको दिए गए हैं? भविष्य में आने वाली सरकारों को, कि जो भविष्य में आने वाली सरकारें हैं वो राज्य के लिए इस तरह से नीतियों का निर्माण करेगी कि जो अनुच्छेद के 36 से 51 तक व्यवस्थाएं दी गई हैं संविधान में वो लागू हो सकें, वो व्यवहारिक रूप प्राप्त कर सके। जैसे जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए उस पर काम का अधिकार नहीं है और भी बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं, तो इसमें ये व्यवस्था की गई कि जैसे जो समान कार्य है उसके लिए समान वेतन दिया जाएगा, स्त्री और पुरुष को भी समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। इस तरह की काफ़ी व्यवस्थाएं, समान नागरिक संहिता, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये इस चतुर्थ अध्याय में की गई हैं। नेक्स्ट है इसमें एकल नागरिकता। जहाँ संघात्मक शासन प्रणाली होती है वहाँ दोहरी नागरिकता दी जाती है नागरिकों को, एक देश की और एक प्रांत की। लेकिन हमारे देश में संघात्मक शासन प्रणाली तो है लेकिन नागरिकता इकहरी दी गई है, दोहरी नागरिकता किसी को भी नहीं दी गई। हम सभी भारत के ही नागरिक हैं, प्रांतों के आधार पर हमें अलग से कोई भी नागरिकता नहीं दी गई। नेक्स्ट है इसमें आपातकालीन शक्तियाँ। कौन से अनुच्छेद है ये? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। आपातकालीन शक्तियाँ किसकी शक्तियाँ हैं? राष्ट्रपति की शक्तियाँ। कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में या इसकी आशंका में राष्ट्रपति इमरजेंसी लागू कर सकता है, आपातकाल लागू कर सकता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि किसी राज्य में शासन संविधान के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा तो राष्ट्रपति वहाँ पर राष्ट्रपति शासन के नाम से अनुच्छेद 356 जाना जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। और नेक्स्ट इसमें कौन सा है? अनुच्छेद 360, ये वित्तीय संकट से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था। संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है। वयस्क मताधिकार का अर्थ किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए तो वो सीधा यही कहते हैं कि 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। ये टेक्निकली सही नहीं है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो फिर ये पूरा सही नहीं माना जाएगा। ये जो सही इसका अर्थ है वयस्क मताधिकार का कि एक निश्चित आयु के बाद सबको समान रूप से वोट देने का अधिकार प्राप्त होना। ये वयस्क होने की जो आयु निश्चित की गई है ये हर देश में अलग अलग निश्चित की गई है। जैसे किसी देश में 20 वर्ष है, किसी में 21 वर्ष है, किसी में 18 वर्ष है। हमारे ही देश में जो संविधान लागू हुआ तो ये न्यूनतम आयु मतदान के लिए वोट देने के लिए ये न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी 21 वर्ष। और 1988 में 61वां संवैधानिक संशोधन हुआ और उसके अंतर्गत ये जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो हमारे देश में जो वयस्क होने की आयु है मतदान के लिए वो 18 वर्ष निश्चित की गई है। नेक्स्ट है इसमें संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था। जो चुनाव होंगे, चुनाव के समय जो निर्वाचन व्यवस्था है वो धर्म के आधार पर या सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र बांटे नहीं जाएंगे। संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था होगी, सबको समान रूप से जहाँ भी जिस मतदाता सूची में, जिस क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम है वहाँ व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार मतदान में हिस्सा ले सकता है। धर्म जाति के आधार पर ऐसा कोई बंटवारा उसमें नहीं किया गया।